प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि पाठ संख्या 2 की वो आखिरी वीडियो थी और आज से पाठ संख्या 1 चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसकी शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप सभी बच्चों से मुझे आज ये कहना है कि सभी लोग इस वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के जो भी सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका कड़ाई से पालन करें और सभी अपने घरों में बने रहें। और दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लिया हो और ना किया हो तो कर लें और उसके माध्यम से आप अपना पाठ्यक्रम पढ़ें। और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको डेली वीडियोस मिलती हैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, उनको आप पढ़ें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करते रहें। तो चलिए ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आपने कक्षा 11 में भी इस पाठ को पढ़ा है, संबंध एवं फलन, है ना। और आपने कक्षा 11 में समुच्चय सिद्धांत के बारे में भी पढ़ रखा है। समुच्चय क्या होता है, उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना, सब पढ़े हैं आपने। वहाँ पर आपने जो पढ़ा है उसी का थोड़ा सा रिकैप, थोड़ा सा पीछे का लेते हुए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि आपने जो पाठ संख्या 2 कक्षा 11 में थी, संबंध एवं फलन, वहाँ सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन, है ना, यानी कि P क्रॉस Q या A क्रॉस B। उसमें सबसे पहली बात आती थी क्रमित युग्म की। तो क्या होता है ये क्रमित युग्म, चलिए हम बताते हैं। देखिए, तो देखिएगा, क्रमित युग्म किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है। तो इसमें देखिए, अवयवों का वह युग्म है जिसे वक्र कोष्ठक में लिखते हैं और इस क्रमित युग्म में x, y या a और b भी कह सकते हैं को विशेष क्रम में समूहित किया जाता है। लिखने का तरीका क्या होता है, x, y ले लें या इस तरीके से वक्र कोष्ठकों में बंद कर दें, या a, b या p, तो यहाँ पर x, y हो या a, b हो या p, q, इन सब को हम क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। और जो इसमें x, y या a, b या p, q रखे जाते हैं उनका एक विशेष क्रम होता है, उसी में उनको समूहित किया जाता है। जैसे कि हम कक्षा 10 में या 9 में यदि बात करें, कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा है, पाठ संख्या 3। तो वहाँ पर जब हमें किसी भी कार्तीय समतल के निर्देशांक प्रदर्शित करने होते थे तो वहाँ इस तरीके से लिखते थे हम कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक 1,2 या -1, -3 इस तरीके से प्रदर्शित करते थे। कोई भी एक विशेष क्रम होता था, है ना। तो यहाँ पर इसको हम x का निर्देशांक कहते थे, इस वाले को, और इस वाले को y निर्देशांक, यानी कि इसको कहते थे हम भुज और इसको कोटि। तो ध्यान आया, x को हम भुज और y को हम कोटि कहते हैं, x निर्देशांक और y निर्देशांक, ठीक है। यानी कि कोई भी यदि हम ग्राफ बना रहे हैं या हम साधारण तरीके से कहें कोई सरल रेखा खींच रहे हैं तो उसमें x और y के बिंदुओं का मिलान किया जाता था, तभी हमें रेखा खींचते थे वहाँ पे। तो बिल्कुल उसमें जैसे हम करते थे कि x निर्देशांक और y निर्देशांक को मिलाते जाएं तो एक वक्र या कोई एक रेखा बन जाती है। तो उसी विशेष क्रम को हम क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। अब क्रमित युग्म क्लियर हो गया, ठीक है। मान लीजिए कहीं x, y का मान
3,7 है। तो बताइए x और y का मान क्या होगा। इस तरह के प्रश्न आपने किए हैं 11 में। तो यहाँ पर यदि बात करें तो x का मान पहला घटक और y का मान द्वितीय घटक, यानी कि x बराबर हो गया 3 और y बराबर हो गया 7। ठीक है, इसी तरीके से निकालते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उसकी परिभाषा लिखाते हैं आपको। देखिए कार्तीय गुणन P क्रॉस Q की परिभाषा क्या है। दो अरिक्त समुच्चयों P व Q का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनके प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि P क्रॉस Q क्रमित युग्म P, Q, P कैपिटल P का और स्मॉल q छोटा वाला q कैपिटल Q का अवयव है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिएगा इसमें यदि हम कोई उदाहरण लेके करें तो उदाहरण कोई लेते हैं हम P क्रॉस Q या A क्रॉस B या B क्रॉस C, कुछ भी हम इसे कह सकते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं जिसमें A बराबर, यदि A बराबर 1, 2, 3, ठीक है, और B बराबर A, B। A बराबर कितना है 1, 2, 3 और B बराबर कितना है A, B। अब हमें इसका A क्रॉस B निकालना है। क्या निकालना है? A क्रॉस B। तो देखिएगा A क्रॉस B, देखो इसकी परिभाषा क्या है कि सभी क्रमित युग्म जिसका प्रथम घटक पहले वाले समुच्चय से यानी कि P से या इसमें A से और द्वितीय घटक द्वितीय समुच्चय से यानी कि B से लिया हो। तो देखें पहले समुच्चय में अवयव है 1, 2, 3 और दूसरे में A और B। तो 1, A और 1, B। देखो प्रथम घटक A से लिया गया है और द्वितीय घटक B से लिया गया है। ऐसे ही 2, A, 2, B, ठीक है। ऐसे ही 3, A और 3, B का क्रमिक युग्म का समुच्चय A क्रॉस B बन गया। ठीक है, यदि B क्रॉस A बनाना होता हमको तो B क्रॉस A भी बन जाएगा। अब इसमें पलट गया, यानी कि अब B प्रथम समुच्चय है और A द्वितीय समुच्चय है, तो प्रथम घटक B से आएगा और द्वितीय घटक A से आएगा। बिल्कुल सही। बनाइए A, 1, A, 2, A, 3, ठीक है। A के हो गए, प्रथम घटक A बनाते हुए फिर प्रथम घटक B को बना लें तो B के साथ भी B, 1, B, 2 और B, 3, ये B क्रॉस A आ गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि यदि A और B में से कोई भी एक समुच्चय रिक्त समुच्चय हो, अगर A और B में से कोई भी एक समुच्चय रिक्त समुच्चय हो तो A क्रॉस B यानी कि कार्तीय गुणन A क्रॉस B कितना आएगा? जी बिल्कुल, अगर कोई भी एक या तो A या तो B कोई भी रिक्त समुच्चय निकला यानी कि फाई निकला तो A क्रॉस B भी कितना आएगा? फाई ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ नोट करने वाली चीज क्या है, यदि A व B में से कोई एक रिक्त समुच्चय है तो A क्रॉस B बराबर कितना आएगा? वो भी रिक्त आएगा, यानी कि फाई आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। या तो A रिक्त हो जाए या B रिक्त हो जाए, दोनों भी होंगे तब भी चलेगा, लेकिन
कम से कम कोई एक रिक्त समुच्चय होना चाहिए। जब इनका जो कार्तीय गुणन आएगा वो कितना आएगा, फाई आएगा, यानी कि रिक्त आएगा। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय का मतलब ये है कि उसमें कोई अवयव ना हो, तो उसको हम फाई से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें कि यदि नंबर ऑफ अवयव यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि एक ए में अवयवों की संख्या यदि m हो, कॉमा बी समुच्चय में अवयवों की संख्या n हो, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, एन ए गुणा एन बी, यानी कि एन कितना है, m गुणा। ठीक है, यानी कि हम यदि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणन करते हैं तो उनमें अवयवों की संख्या यानी कि क्रमित युग्मों की संख्या कितनी आएगी, जितनी कि उनके आपस में अवयव है, उनका गुणा करने पर रिजल्ट आता है, उतनी ही अवयवों की संख्या यानी कि क्रमित युग्मों की संख्या आती है। देखिए उदाहरण है हमारे पास, इसमें कितने हैं, 3, उसमें है 2, तो 6 क्रमित युग्म बने हुए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे 2 और 3 में भी 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। देखिएगा, अब जो आपने कक्षा 11 में संबंध की परिभाषा पढ़ी है वही हम रिवाइज कराते हैं, दोहराते हैं। देखिएगा, संबंध यानी कि रिलेशन, जैसे कि हम अपने घर में भी अपने माँ बापों से संबंधित हैं, अपने भाइयों से, बहनों से, सबसे ऐसे ही संबंध, वही चीज़ है यहाँ भी। अच्छी तरीके आप समझिए कि इसमें जो है परिभाषा इसकी है, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। सबसे पहली बात कि कोई भी संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। जब ए और बी के बीच में कोई संबंध आर है तो वो आर सर्वप्रथम ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों, जो ए क्रॉस बी में क्रमित युग्म आते हैं, क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। सबसे पहली बात, ये आपने कक्षा 11 में परिभाषा पढ़ी है, अब इसको समझ लो। जैसे तो यदि हमारा ए क्रॉस बी है, मान लीजिए 1,1, 1,2, 1,3, ठीक है, और 2,1, 2,2, 2,3, ठीक है, 3,1, 3,2 और 3,3। ये आपका कोई ए क्रॉस बी का समुच्चय है ना। इसमें यदि हम कोई भी आर लिखें, आर लिखते हैं हम, मान लीजिए 1,2 और 2,1, तो ये आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय बनता है ना। तो इस आर को हम संबंध कहेंगे, क्योंकि ये ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के जो अवयव हैं उन्हीं से बनाया गया है, यानी कि जो इसके अंदर अवयव आ रहे हैं, क्रमित युग्म आ रहे हैं, वो पहले से ए क्रॉस बी में मौजूद है, इसलिए ये एक संबंध है। अब यदि मैं, ये तो संबंध है भाई, ये तो संबंध है, किसमें संबंध, किसमें है, ए से बी में, संबंध ए से बी में है, ए से बी में है, ठीक है। परंतु यदि मैं आर बराबर लिखूं 4,4, 4,5, 4,3,
तो ये होगा, ये ए क्रॉस बी में नहीं आ रहा, कोई भी अवयव ए क्रॉस बी का नहीं है, यानी कि आर यहाँ पे ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे संबंध ए से बी में नहीं है, यानी कि संबंध है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ए से बी में ये संबंध नहीं है, क्योंकि ए से बी में होता तो ए क्रॉस बी का ये उपसमुच्चय होता है, लेकिन ये उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं प्रांत, परिसर और सहप्रांत की। चलिए देखिए प्रांत, डोमेन कहते हैं अंग्रेजी में इसको। ठीक है, प्रांत समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। इसीलिए प्रांत उपसमुच्चय होता है पहले वाले समुच्चय यानी कि ए का। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ए आपका जो समुच्चय है पहला, प्रांत उसका उपसमुच्चय रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, समझिए इसको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे ए बराबर दिया हुआ है, मान लीजिए कि 1 2 3, ठीक है, और बी बराबर दिया हुआ है 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम कोई भी संबंध स्थापित करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 पहले के अवयव हैं और बी समुच्चय के अवयव क्या है, 4 5। तो यहाँ पे कोई भी हम संबंध देते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, तो मान लीजिए आर दिया हुआ है, इसमें आर दिया हुआ है, आर बनाया हुआ है, तो इसमें कह रहे हैं वो कि 1,1 है। ठीक है, सॉरी 1,1 तो हो गई नहीं, 1,4 है और 2,5 है। ठीक है, तो ये एक संबंध दे रहे हैं आर, ये संबंध है। तो इस संबंध का प्रांत क्या होगा, यानी कि ए का प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब 5 है। प्रतिबिंब तो क्लियर हो गया। ठीक है, द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। अब इसमें 1 और 2 आर के, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, समुच्चय से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय, यानी कि 1,2 यदि मैं ये समुच्चय बनाऊं 1,2 का, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रांत। किसका प्रांत, आर का। आर का प्रांत क्या होगा, 1,2, और 1,2 देखें हम यहाँ पे किसका उपसमुच्चय है, ए का उपसमुच्चय है। ये बात तुमने बताई थी कि प्रांत हमेशा ए का यानी कि पहले वाले समुच्चय का उपसमुच्चय रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए अब आगे बात करते हैं परिसर की। परिसर की परिभाषा क्या है देखते हैं। देखिएगा, परिसर यानी कि रेंज, अंग्रेजी में रेंज कहते हैं, हिंदी में से परिसर कहा जाता है। तो इसकी भी परिभाषा वैसी है जैसी हमने डोमेन यानी कि प्रांत की पढ़ी। डोमेन में हम प्रथम घटकों के समुच्चय को लेते हैं और रेंज यानी कि परिसर में हम समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहा जाता है। इसमें क्या किया था हमने, इसमें बताया था क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को, ठीक है, सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं और द्वितीय घटकों के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, परिसर। बिल्कुल सही। इसीलिए परिसर हमेशा द्वितीय जो समुच्चय है उसका उपसमुच्चय रहेगा और यहाँ पर हम जो द्वितीय समुच्चय है उसको सप्रांत भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने सीखा प्रांत यानी कि डोमेन, परिसर यानी कि रेंज और यहाँ बी यानी कि सप्रांत। तो इसी उदाहरण में अगर बात करें, जो उदाहरण लिखा हुआ है, तो इस आर का
प्रांतों में पता हो गया, 1 और 2 का जो सेट आएगा, समुच्चय आएगा, वो आपका प्रांत हो गया। अब इसमें मुझे परिसर बताना है, यानी कि रेंज बतानी है आर की। तो इसी उदाहरण में देखें हम, यहां से परिसर आर का कितना हो जाएगा बताइएगा। द्वितीय घटक का समुच्चय, द्वितीय घटक क्या क्या है इसमें, 4 और 5। तो यहाँ पर 4 और 5 आ गया, और ये किसके बराबर है, बी के बराबर। तो मैंने बताया कि जो परिसर है वो उपसमुच्चय होगा, किसका, बी का, सप्रांत का। तो सप्रांत अपने आप का भी तो उपसमुच्चय है, तो इसीलिए परिसर बी का उपसमुच्चय होगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, देखिए आपको संबंध के बारे में डिस्कस करा दिया, उसके आप प्रांत, परिसर और सप्रांत। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें जानते हैं इसमें। देखिएगा, अभी हमने संबंध की परिभाषा पढ़ी, और उसी परिभाषा से कुछ बिंदु निकल के आते हैं कि यदि हम किसी भी क्रमित युग्म x, y को R में लेते हैं तो इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि x, y कोष्टक बिलोंग्स टू R, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है, यानी कि x, y क्रमित युग्म R में है। तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x R y, यानी कि x संबंधित है y से, ठीक है। दूसरी बात कि a क्रॉस b का प्रत्येक उपसमुच्चय a से b में एक संबंध होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि फाई सभी का उपसमुच्चय होता है, तो ये a क्रॉस b का भी उपसमुच्चय हुआ, सही है ना, क्योंकि फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, इसी वजह से a क्रॉस b का भी ये उपसमुच्चय हुआ। और जब ये उपसमुच्चय हुआ, हम जानते हैं कि संबंध एक उपसमुच्चय होता है a क्रॉस b का, तो फाई भी तो एक संबंध हुआ, ठीक है ना। तो यहां समझने वाली बात यह है कि अतः फाई भी a से b में एक संबंध हुआ, इस संबंध को क्या कहते हैं, रिक्त संबंध कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई अवयव या कोई क्रमित युग्म नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात कि a क्रॉस b अपने आप का भी तो उपसमुच्चय है, a क्रॉस b अपने आप का भी उपसमुच्चय है, इसी प्रकार a क्रॉस b भी एक संबंध है, अतः इसे समष्टि संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, समष्टि संबंध, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यह संबंध a से b में सबसे बड़ा संबंध होता है, a से b में बनने वाले जितने भी संबंध हैं, सबसे बड़ा संबंध क्या होगा, a क्रॉस b, ठीक है। चौथी बात यह है कि यदि a में हो m अवयव और b में हो n अवयव, तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या बताने का हमने तरीका भी बताया पीछे वीडियो में, m क्रॉस n, ठीक है ना, m गुणा n यानी कि mn। अब हम समुच्चय सिद्धांत में जाएं तो वहां हम उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का सूत्र पढ़े हैं, 2 की पावर n। यदि n अवयव हैं किसी भी समुच्चय के, तो उसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 2 की पावर n। यहाँ पर a क्रॉस b के कितने अवयव हैं, m गुणा n यानी कि mn, तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 2 की पावर mn। और जितने उपसमुच्चय बनेंगे सबके सब क्या होंगे, संबंध होंगे, इसलिए संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर mn, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब अगला है ये प्रतिलोम संबंध। क्या है, प्रतिलोम संबंध। मान लीजिए कि R कोई संबंध है A से B में, ठीक है, R संबंध है A से B में, और जहां पर R को लिखा गया है x, y का क्रमित युग्म, जबकि x A में हो और y B में, तो संबंध R का प्रतिलोम समुच्चय वह समुच्चय है जो R के प्रत्येक क्रमित युग्म के अवयवों को परस्पर
बदल देने से प्राप्त होता है। और इसे आर इनवर्स यानी कि आर माइनस वन ऊपर लगा दें, आर के ऊपर से निरूपित किया जाता है। तो जब आर बराबर एक्स वाई, एक्स ए में है और वाई बी में है तो आर इनवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि प्रथम घटक द्वितीय बन जाएगा और द्वितीय घटक प्रथम बन जाएगा। तो x इधर आ गया और y इधर आ गया, तो y कॉमा एक्स, जबकि y किस में होगा, b में, और x किस में होगा, a में। ठीक है। इस प्रकार यदि हम बात करें कि x y यदि r में है तो y x r इनवर्स में होंगे। ठीक है। यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि r इनवर्स का परिसर कितना आएगा, जो कि प्रांत r की होगी, r की प्रांत और r इनवर्स का परिसर बराबर होगा। इसी तरीके से r इनवर्स की प्रांत और r का परिसर भी बराबर होगा। चलिए इस बात को हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए, देखिएगा उदाहरण एक, यदि a बराबर एक्स वाई जेड तथा b बराबर 1 2 3 हो और r दिया गया हो x, 2, y, 3, z, 1 और z, 2, तो r इनवर्स ज्ञात करें। तो r इनवर्स की परिभाषा क्या है, इनको बस आपको क्या करना है, परस्पर बदल देना है। तो हल यहाँ पर r बराबर x, 2, y, 3, z, 1, z, 2, तो r इनवर्स क्या हो जाएगा, 2, x। सही। ऐसे इसका उल्टा कर दें 3, y, इसका उल्टा कर दें 1, z, और इसका उल्टा कर दें 2, z। ये आपका आर इनवर्स आ गया। बहुत ही आसान। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए अगला उदाहरण यह है, यदि समुच्चय ए एक्स एक्स क्या है, एक धन पूर्णांक है और x का मान 5 से बड़ा नहीं होगा, 5 के बराबर हो सकता है, 5 से छोटा या बराबर, और से b x एक धन पूर्णांक में r एक संबंध क्या है, का वर्ग है, तो r इनवर्स ज्ञात करें। देखिए इसको यदि हम हल करें तो r बराबर क्या आएगा, अगर x बराबर 1 लेते हैं तो b में 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि का वर्ग, 1 का वर्ग 1, ऐसे ही 2 लें, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, क्योंकि इससे बड़ा तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमें a में केवल 5 ही धन पूर्णांक दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 तक लेना है। ठीक है, b धन पूर्णांक के कहीं तक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25 बना लिया। अब r इनवर्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको प्रथम को द्वितीय बनाना होगा और द्वितीय को प्रथम घटक। तो ये हो गया 1, 1 और 4, 2, 9, 3, 16, 4, 25, 5। याद। ठीक है, समझ में आ रहा है। और भी उदाहरण है, और इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि कक्षा 12 में आपको सीखना है, प्रतिलोम संबंध के बारे में भी है। और उसके बाद जो है आपका टॉपिक वो है द्विआधारी संबंध, द्विआधारी संबंध तथा एवं उसके प्रकार। ठीक है, द्विआधारी संबंध एवं उसके प्रकार। चलिए देखिए उसके बारे में बताते हैं। तो अब बात करते हैं हम संबंध में द्विआधारी संबंध के बारे में। तो अभी तक हमने पढ़ा ए से बी में संबंध या बी से सी में, लेकिन यदि कोई संबंध
स्वयं में ही हो जाए, यानी कि ए से ए में या बी से बी में, तो ऐसे युग्मों के मतलब ऐसे जो समुच्चयों का युग्म बनता है जिसमें आपस में ही संबंध अपने आप से ही हो जाता है, तो उसको हम द्वि-आधारी संबंध कहते हैं। जैसे देखिए, हम जानते हैं कि समुच्चय ए में कोई संबंध ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है, इसे ए क्रॉस ए के अवयवों के रूप में लिखा जाता है। समुच्चय ए के युग्मों के रूप में प्राप्त इस संबंध को द्वि-आधारी संबंध कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, केवल जैसे ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी या सी क्रॉस सी को हम निकालें और उसके हम संबंध बनाएं, तो उन संबंधों को द्वि-आधारी संबंध कहा जाता है। ए से ए में होना, बी से बी में होना, सी से सी में होना, यानी कि समान समुच्चय का समान समुच्चय में ही संबंध स्थापित कर देना, उनके अवयवों को आपस में संबंध स्थापित कर देना कैसे संबंधों को बनाता है? द्वि-आधारी संबंधों को बनाता है। ठीक है, अब द्वि-आधारी संबंधों के कुछ प्रकार हैं, उनको हम डिस्कस कराते हैं। तो सबसे पहला है इसमें स्वतुल्य संबंध। ठीक है, आइए देखिए। तो इसमें पहला जो द्वि-आधारी संबंध है वो है स्वतुल्य संबंध, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या है? समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, तो आर को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। यानी कि यदि कोई समुच्चय है ए जिसमें 1 2 3 4 5 अवयव हैं, तो 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से संबंध, 3 का 3 से संबंध, 4 का 4 से संबंध, 5 का 5 से संबंध हो, तो उस संबंध को हम क्या कहेंगे? यानी कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 के क्रमित युग्म होने चाहिए, और भी हो 2 4 तो ठीक है, लेकिन ये होने चाहिए सभी के सभी, तभी हम कहेंगे कि वो एक कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। अर्थात सभी x बिलोंग्स टू a के लिए x, x का r में होना अति आवश्यक है, या x रिलेट टू x। ठीक है, x r x भी हो, ये तो बात है कि है, समझाई थी। ठीक है, तो यदि x, x r में है, यानी कि जैसे कोई भी सेट है, कोई भी समुच्चय दे दिया हमको a बराबर 1 2 3 4 5, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 के क्रमित युग्म मौजूद है R में, तो R स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, नहीं तो नहीं, एक भी नहीं होगा। यानी मान लो सब हैं लेकिन 1, 1 नहीं है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, 5, 5 भी है, लेकिन 1, 1 नहीं है, तो यहाँ पर हम R को स्वतुल्य संबंध नहीं कह सकते। ठीक है, देखिए उदाहरण देखिए ये उदाहरण है, यदि a बराबर x जबकि x z प्लस यानी कि धन पूर्णांक है, तो r कैसा संबंध होगा? यदि r दिया हुआ को विभाजित करता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी धन पूर्णांक हो, वो अपने आप को तो भागित करता ही करता है। यानी कि हम देखें, जैसे 5 5 से भागित हो जाता है ना, भागित हो जाता है 5 से, 2 2 से भागित होता है, 1 1 से भागित होता है, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से। तो इसी तरीके से हम कहें कि हम जानते हैं कि सभी या प्रत्येक धन पूर्णांक अपने आप से विभाजित होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें x भागित होगा x से, तो x, x बिलोंग्स टू r हो गया। यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं x संबंधित है x से, तो यहाँ पे r क्या हो गया? और एक स्वतुल्य
संबंध है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, एक और उदाहरण करते हैं। देखिए, अगला उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर है 1 2 3, यानी कि A में कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। 1, 2, 3 में R पहले से ही परिभाषित किया हुआ है, दिया हुआ है पूरा। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 3 का क्रमिक युग्म द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, बहुत ही आसान, यहाँ पर सभी 1, 2, 3 बिलोंग्स टू A, जो कि अवयव है A के लिए 1, 1, 2, 3, के क्रमिक युग्म R में है। यानी कि x, x R वाली कंडीशन बन रही है, x, x R में है। इसका मतलब x संबंध कर रहा है x, यानी कि अपने आप से ही संबंधित है, यानी कि R एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और आगे जो है इसका, जैसे सम्मित, संक्रमक, तस्मक और रह गए हैं, तो उनको भी हम आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे। आज इतना ही, तो इसको आप ढंग से देखिए। पीछे से लेके आए हैं, यानी कि 11वीं कक्षा से आपको जो दोहराते हुए संबंध और क्रमिक युग्म के बारे में बताते हुए यहाँ तक लाए हैं। अब देखिए, अगली वीडियो में आपको और थोड़ा और बताएंगे, उसके बाद सवाल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।